आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2025 पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का पैगाम। PM मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के CDRRI में शामिल होने पर किया खुशी का इजहार। कहा कि क़ब्ल इस वक्त वार्निंग सिस्टम और कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है ज़रूरी। दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर हुआ तबादला ख्याल। जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिमायत करने पर बरतानिया का अदा किया शुक्रिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान से की मुलाकात। ऑपरेशन की तारीखी कामयाबी पर उन्हें दी मुबारकबाद। कहा मोदी हुकूमत भारत को नक्सलिज्म से आज़ाद करने के लिए है पूरा इज़्म। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब की सूरत हाल में मामूली बेहतरी, लेकिन आसाम के मोरेगांव में हालात बदस्तूर संगीन। सिक्किम में फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर ने चाटन को इमदादी सामान पहुंचाया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना। मुसाफिरों में खुशी की लहर। कल वज़ीर आज़म मोदी ने झंडी दिखाकर किया था रवाना। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2025 पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के खतरात के पेश नज़र साहिली इलाकों, जज़ायर और छोटे जजीरे नीज़ तरक्की पजीर ममालिक पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने आफात के असरात को कम करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त वार्निंग सिस्टम और तालमेल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। Many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I'm sure that discussion in this conference will consider these aspects. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की पहली बार यूरोप में मेज़बानी की जा रही है। मैं फ्रांस के सदर और फ्रांसीसी हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू साहिली इलाकों के लिए एक लचकदार मुस्तकबिल का खाका है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से साहिली इलाकों और जज़ायर का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. डॉक्टर PK मिश्रा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
CDRI के शरीक चेयरमैन ने आज CDRI के रुकन ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। मीटिंग में मिस्टर ने अफ्रीकी यूनियन कमीशन का इत्तेहाद के नए रुकन के तौर पर खैर मकदम किया और इस बात की तारीफ की कि अब तक 54 अरकान CDRI में शामिल हो चुके हैं। नीज़ तमाम अरकान ने तरक्की के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक किया। अजलास में छोटे तरक्की पजीर ममालिक के नुमाइंदों का खुसूसी तौर पर खैर मकदम किया गया, जिनकी क़यादत के बगैर CDRI अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता था। फिजी, ग्वाटेमाला और एक्वाडोर, ब्राज़ील, बरतानिया के साथ साथ UNDRR और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने भी मुलाकात में बाहमी ताउन और मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। कटरा श्रीनगर रूट पर आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हुई। इस मौके पर मुसाफिरों की खुशी काबिल-ए-दीद थी। अभी कल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मंजर भी सामने आया है जब ये अंजे खड़पुल से गुजर रही थी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी आज भारत पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बिलख़ुसूस तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस दौरान भारत के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करने और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत की हिमायत करने पर बरतानिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत और बरतानिया के दरमियान हालिया आज़ाद तिजारती मुआहदे और डबल कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन को संगे मील करार दिया। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. मरकज़ी वज़ीर दाखिला आमिर शाह ने दिल्ली में नक्सलिज़्म के ख़िलाफ़ हालिया ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान से मुलाकात की और इन ऑपरेशनों की तारीख़ी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो इन फ़ौजियों से मिलने के लिए भी बेताब हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी से नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को कामयाब बनाया और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को नक्सलिज़्म की लानत से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है और आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब तक राहुल गांधी फौज को निशाना बनाते थे, पर मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना बनाते थे। अब वो आईनी इदारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो इलेक्शन हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा हो जाता है और जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन अच्छा हो जाता है। और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। और इस साल G7 सरबराह इजलास 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा सूबे के कनानास्कस में मुनक़िद होगा। भारत को कनाडा की तरफ से G7 सरबराह इजलास के लिए सरकारी दावतनामा मौसूल हुआ है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर बात करके खुशी हुई। मैंने हालिया इंतखाबात में उनकी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी और मुझे G7 सरबराह इजलास में मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया।
पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा मुतहरिक जमहूरतें हैं और दोनों ममालिक के दरमियान अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। हम बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर नई तवानाई के साथ मिलकर काम करेंगे। सरबराह इजलास में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। G7 दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता मईशतों का एक ग्रुप है। भारत इसका रुकन नहीं है, लेकिन इसे मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। भारत को मदऊ करना ग्रुप के लिए भारत के बढ़ते हुए आलमी किरदार की अक्कासी करता है। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे आज एक माह मुकम्मल हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हमारी मुसल्लह अफवाज ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 और 1:25 के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और POK में वाक़ई 9 दहशतगर्दों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। और इनमें बहावलपुर में वाक़ई जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल है, जबकि मुरीद के लश्कर के दहशतगर्दों के ठिकानों पर भी इस तरह से हमला किया गया। इसमें कई दहशतगर्द भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद लफ्ज़ सिंदूर पर दुनिया भर में काफ़ी बहस शुरू हो गई। आइए देखते हैं हिंदुस्तान के कदीम सनातन धर्म में सिंदूर की क्या अहमियत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त फिजाई हमला किया। इस ऑपरेशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया में लफ्ज सिंदूर का चर्चा होने लगा। सनातन हिंदू धर्म में सुर्ख रंग के इस सिंदूर की बहुत खास अहमियत है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तों वाला पौधा है, जिसकी न सिर्फ मजहबी और सकाफती अहमियत है, बल्कि इसे नेकी और ताकत की अलामत भी समझा जाता है। ये पौधा माहौल के लिए भी फायदेमंद है और अक्सर मंदिरों और घरों में लगाया जाता है। सिंदूर ताकत की अलामत है, जिसे हिंदू रिवायत में शादीशुदा खवातीन माथे पर लगाती हैं। शादी की तकरीब के वक्त और इसके बाद हर रोज शादीशुदा खवातीन की तरफ से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर खवातीन की 16 श्रृंगार में से एक है। दरहकीकत ये दहशतगर्द सिंदूर की ताकत नहीं जानते थे। दहशतगर्दों ने पहलगाम में शादीशुदा खवातीन के शौहरों को कत्ल करके उनके कुनबों को तबाह कर दिया था। इसीलिए इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय फौजियों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सिंदूर का दरख्त लगाया। ये सिंदूर का पौधा वजीर आज़म को उनके हालिया दौरा गुजरात के दौरान पेश किया गया था। ये 1971 की जंग में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाली माओ और बहनों ने वजीर आज़म को पेश किया। वजीर आज़म ने कहा कि जहां एक तरफ ये कदम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरकीब देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुल्क की बहादुर ख़वातीन के ताउन को याद रखने और उनका एहतराम करने का एक मजबूत पैगाम भी देता है। दरअसल सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का दरख्त है, जिसे अंग्रेजी में कुमकुम या कमील दरख्त भी कहते हैं। इसका नबाताती नाम बिक्सा ओलेराना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी भी कहा जाता है। सिंदूर का दरख्त असल में जुनूबी अमेरिका का पौधा है, ताहम अब ये भारत, म्यांमार और फिलिपाइन समेत कई ममालिक में उगता है। इसे बोलचाल में सिंदूरी, लाट, दुर्गा और अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें सुर्ख रंग के फल उगते हैं, जिसके इस्तेमाल से सिंदूर और लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या जामनी रंग के होते हैं और इसका फल एक सब्ज रंग का कैप्सूल की तरह होता है और पकने के बाद भूरा या सुर्ख हो जाता है। अमेरिका में इसे अन्नाटो कहा जाता है। सुर्ख नारंगी रंग की एक किस्म अन्नाटो के दरख्त के बीजों की बैरूनी तह से निकाले जाने वाले रंग को खवातीन के कॉस्मेटिक और रंग बिरंगे खाने पीने की अशिया और अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद इमदादी काम तेजी से जारी है। आज सुबह हिंदुस्तानी फिजाइया के एक 17 MI हेलीकॉप्टर ने पाकियोंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से उड़ान भरी और ज़रूरी इमदादी सामान चाटन तक पहुंचाया। हेलीकॉप्टर में 1300 किलोग्राम इमदादी सामान और महकमा खुराक और सिविल सप्लाई के 5 एहलकार थे और वहां से फौज के एहलकारों को पाकियोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। और केदारनाथ से सिरसी हेलीपैड पर उतरने से पहले एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद महफूज हैं, लेकिन पायलट को लैंडिंग के दौरान मामूली चोटें आईं। हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बताया जाता है। इस हादसे में एक कार को भी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें लगभग 5 यात्री थे और एक पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में आज सुबह नमाज ईद अदा की गई। लोगों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान मस्जिद के बाहर लोगों के जमा होने की वजह से सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम किए गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में ईद उल अज़हा के मौके पर अमन बरकरार रखने, ट्रैफिक की बहाली और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों की खुसूसी निगरानी की जा रही है। हफ्ते भर से सारे ही लोग लगे हुए हैं। अमन कमेटी और जो मस्जिद कमेटी है उनके साथ मीटिंग्स हम लोगों ने करके और जो भी हिदायतें दी जानी थी वो दी गई है। विशेष तौर पर जिस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है वो ये है कि जो लोग त्यौहार मना रहे हैं वो भी अपना अच्छे से त्यौहार मनाएं, साथ ही साथ अपना बाकी लोगों की भी धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखें। बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल है और पूरी तरह से मुस्तैद अभी भी हैं हम लोग और पूरे दिन भी इलाके में रहें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों, ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ये त्यौहार कुर्बानी, ईमान और इंसानी अक़दार की अलामत है। ये मुआशरे में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में बेलौसी और लगन के अक़दार को अपनाकर एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अज़्म के साथ काम किया है, जिसके नतीजे में लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए NDA हुकूमत के तहत गुज़श्ता 11 बरस में गरीबों की फलाह बहबूद की तस्वीर पेश की है। PM ने लिखा है कि गुज़श्ता 11 बरस में उनकी हुकूमत का हर कदम खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ है। इस मुद्दत के दौरान हुकूमत की कामयाबियाँ न सिर्फ बेमिसाल हैं बल्कि 140 करोड़ हमवतनों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएंगी। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे। बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है।
और दौलत मुश्तरका खेलों और आलमी चैम्पियनशिप में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान गीता फोगाट ने गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मोदी हुकूमत की तरफ से किए गए काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद से मईशत तक तमाम शोबों में बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही गीता फोगाट ने कहा कि पीएम मोदी ने मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मैं खेलों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव देखे, जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप स्कीम से मिलती हुई सुविधाएं और साथ ही खिलाड़ियों का ओलंपिक में प्रदर्शन और साथ ही 2036 में ओलंपिक को होस्ट करने का भारत का विजन। और ये सब दिखाता है कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं। साथ ही जब भारत पर पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में जो हमला हुआ उसका भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सलूट करती हूँ भारतीय सेना को और भारत सरकार को। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उन लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है जो बगैर पैसों के इलाज के लिए तरस रहे हैं। इस स्कीम के तहत लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। बिहार के गया ज़िले में बहुत से इस्तेफादा कुनंदगान हैं जिन्हें इस स्कीम का बराह रास्त फ़ायदा मिला है और वो इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने गया अस्पताल में ग्राउंड ज़ीरो का जायज़ा लिया। आयुष्मान कार्ड का ग्राउंड लेवल पर कितना मिल रहा है लोगों को फ़ायदा, इसका जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। 5 लाख रुपए बताए थे और 2 लाख रुपया दवा के प्राप्ति में गया था, तो यहाँ मेरा फ्री इलाज हो रहा है। यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है आपका? कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं होगा? जी नहीं। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, कितना फ़ायदेमंद मानते हैं आप लोगों के लिए? अगर ये कार्ड नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती? वो तो बड़ी भलाई कर रहे हैं सर नरेंद्र मोदी जी, बहुत भलाई। गरीब के लिए हमारी 5 लाख रुपया कहाँ से लाते सर, इलाज कहाँ कैसे करवाते हैं? ये कार्ड बन गया तो गरीब लिए बड़ी भलाई है सर। कंचू कुमारी भी हिप रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पहुँची हैं जिसका खर्चा करीब 97,000 हो रहा है। बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको इस कार्ड का? फ़ायदा तो बहुत मिल रहा है सर, मतलब रोगियों के लिए अच्छा इलाज हो रहा है। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या इलाज करा पाते? नहीं, एक बार 1 लाख कहाँ से लाएंगे? 1 लाख लाएगा तब तो ऑपरेशन होगा सर। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कहेंगे कि रोगियों की इतना मदद कर रहे हैं। कंचू कुमारी जैसे बहुत से मरीज हैं जो अपना इलाज करा पा रहे हैं, वो भी केवल आयुष्मान कार्ड होने की वजह से। कैमरामैन आसिफ शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, गया, बिहार। और खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के विमेन सिंगल कैटेगरी का फाइनल मैच आज शाम खेला जाएगा। ये मैच बेलारूस की अरीना सवालिंका और अमेरिका की कोगू गॉफ के दरमियान होगा। गॉफ 3 साल के तवील वक्फे के बाद फाइनल में पहुंची हैं। वो 2022 में फाइनल में पहुंची थी लेकिन टाइटल नहीं जीत सकी थी। सवालिंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गॉफ को शिकस्त दी थी। इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन और 4 बार की चैंपियन एगा स्वांतेक को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। सिनर ने ये कामयाबी 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर हासिल की। इस फतेह के साथ ही सिनर अपना लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच खेलेंगे। जुमे को खेले गए एक और सेमीफाइनल में कार्लोस अलकराज को इटली के लोरेंजो मुसेटी के खिलाफ वॉक ओवर मिला और इस वॉक ओवर की वजह से अलकराज फाइनल में पहुंचे हैं, कामयाब हो गए हैं। जब अलकराज को वॉक ओवर मिला तो पहले सेट में 6-4 से हारने के बाद उन्होंने दूसरा सेट 7-6 और तीसरा सेट 6-0 से जीता और चौथे सेट में 2-0 से आगे थे। लोरेंजो मुसेटी जख्मी होने की वजह से अपना खेल जारी नहीं रख सके। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।